टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, उधर एलटी की विज्ञप्ति भी आ गई है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद एलटी की परीक्षा होगी। टीजीटी पीजीटी में आपसे सिर्फ विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, एलटी में विषय के साथ जीएस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने एलटी के संदर्भ में कहा था कि जीएस की क्लास चलेगी, तो निश्चित रूप से जीएस की क्लास चलेगी, 2-4 दिन में वो क्लास चलेगी। टीजीटी पीजीटी पर हम लोग पहले फोकस करें तो टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में इतिहास का रिवीजन बैच चलेगा। उस रिवीजन बैच कहिए, क्रैश कोर्स कहिए, जो कहना हो कहिए, लेकिन उद्देश्य ये है कि इस 2 माह में, क्योंकि अक्टूबर में पीजीटी की परीक्षा होगी, तो पूरा अगस्त और पूरा सितंबर हम लोगों को मिल रहा है, तो 2 माह में इतिहास के लंबे सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे। और रिवीजन भी इस तरह से किया जाएगा कि प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न न हो जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ न किए हों। यानी रिवीजन का ध्येय है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना। और सभी परीक्षाएं एक साथ लगे हुई हैं, पीजीटी के बाद टीजीटी की परीक्षा, फिर एलटी की परीक्षा। तो ये सभी परीक्षाएं एक साथ लगने का लाभ भी आपको है, क्योंकि एक ही तरह के एग्जाम है, एक ही आपका लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए, और सिर्फ ध्येय यही होना चाहिए कि हमें इन तीनों एग्जामों में क्वालिफाई करना है। तीनों का लगभग पैटर्न एक है, प्रश्नों में थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, किसी के प्रश्न टफ होंगे, किसी के टफ नहीं होंगे। भगवान से ये मनाइए कि प्रश्न पत्र टफ बने, क्योंकि प्रश्न पत्र टफ जब होगा तब आपने अगर गहनता से मेहनत की है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर सामान्य प्रश्न पत्र बनेगा तो उसका लाभ कम मिलता है, क्योंकि सब लोग एक ही तराजू पे तोले जाते हैं। तो आपने अगर मेहनत की है, पेपर टफ है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि सामान्य प्रश्न ना गलत होने पाए। किसी भी परीक्षा में अगर सामान्य प्रश्न गलत होने लगे तो समझिए कि सिलेक्शन की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो सामान्य प्रश्न ना गलत हो, यूनिक प्रश्न 2-4 आते हैं, हर पेपर में आते हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी का सही नहीं होता है, तुक्का किसी का सही हो जाए वो अलग बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इन बातों का ध्यान रखें और इस तरह से अपना रिवीजन करें, अपने तैयारी को इस स्तर तक ले जाएं कि सामान्य प्रश्न हमसे गलत ना हो पाए। ठीक, तो हम लोग इतिहास को रिवीजन करेंगे पीजीटी टीजीटी एलटी के संदर्भ में। इतिहास के रिवीजन की जब बात होगी तो सबसे पहले प्राचीन काल की बात होगी। प्राचीन काल में अगर बात होगी तो हड़प्पा की बात सबसे पहले होगी। तो हड़प्पा को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको आप डिटेल वाले वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ रिवीजन के संदर्भ में हड़प्पा को हम लोग रिवाइज करेंगे। हड़प्पा का रिवीजन भी संक्षेप में आधा 1 घंटे में नहीं हो सकता है, उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। तो उसको हम लोग पूरा डिटेल लेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे प्रश्न रहने ही रहने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पहला प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जानते हैं कि 1924 में हुई, और जॉन मार्शल ने इसके खोज की घोषणा की। जॉन मार्शल किस हैसियत से ये घोषणा कर रहे थे? जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इस हैसियत से उन्होंने 1924 में एक लेख में ये घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की गई है। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक लेख जॉन मार्शल का प्रकाशित हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की गई है। यह कब कहा? 1924 में कहा। जॉन मार्शल ने कहा। किसने कहा? द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के लेख में। ठीक, तो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के लेख में जॉन मार्शल ने यह घोषणा की। जॉन मार्शल के पहले कई लोग हड़प्पा की चर्चा कर चुके थे, हड़प्पा का उल्लेख कर चुके थे। सबसे पहले सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? सर्वप्रथम हड़प्पा का उल्लेख 1826 में किया गया था। 1826 में
1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में किया गया था। चार्ल्स मैसन ने एक लेख लिखा था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, और उस लेख में उन्होंने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसका महत्व नहीं समझ पाया। उस समय किसी ने उसका महत्व नहीं समझ पाया। तो 1826 में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख हुआ। किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मैसन ने। किसमें उल्लेख किया था? तो नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक अपने लेख में उन्होंने ये हड़प्पा टीला का उल्लेख किया था। फिर 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स हड़प्पा की यात्रा किए। फिर 1853 का वर्ष आया और 1853 में कनिंघम को हड़प्पा से एक मुहर मिली। 1853 में एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर दी। उस मुहर पर एक वृषभ का चित्र बना हुआ था, कुछ लेख भी लिखे गए थे, कुछ अक्षर भी उस पर अंकित थे। तो हड़प्पा से एक मुहर कनिंघम को मिली, लेकिन उसमें जो वृषभ का चित्र बना हुआ था वो बिना डील वाले बैल का चित्र था। तो इन्होंने उसे विदेशी मुहर मान लिया। कनिंघम ने उसे विदेशी मुहर मान लिया। हड़प्पा की 3 बार यात्रा कनिंघम ने की थी, 1853 में, 1856 में, 1872 में, लेकिन फिर भी वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। अब कनिंघम कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। फिर जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ तो पहले महानिदेशक उसके बने। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। तो ये भी उस समय इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ठीक, फिर 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हड़प्पा के टीले के ईंटों का प्रयोग उस रेलवे लाइन में किया गया। ब्रांटन नामक जो ठेकेदार था उसने वहाँ के ईंटों के रोड़ा यानी गिट्टी का प्रयोग, क्योंकि जो रेलवे लाइन बिछती है तो उसके नीचे गिट्टी बिछाई जाती है, तो उन ईंटों का गिट्टी बना के उसका प्रयोग किया था। तो कभी ये पूछा जा सकता है कि किस स्थल के ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के संदर्भ में किया गया था, तो वो हड़प्पा का किया गया था। फिर 1912 का वर्ष आता है। 1912 फ्लिट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख प्रकाशित किया और उसमें उन्होंने हड़प्पा का जिक्र किया, लेकिन न तो ये हड़प्पा के महत्व को उजागर कर पाए अभी तक, और उस लेख के बाद भी किसी ने उस लेख के आधार पर भी कोई हड़प्पा के महत्व को उद्घाटित नहीं कर पाया। तो फ्लिट भी हड़प्पा के महत्व को उद्घाटित करने में असफल रहे। फिर 1921 का वर्ष आया जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल बने। तो उन्होंने दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा की खुदाई के लिए भेजा और 1922 में राखौल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए भेजा गया। इन दोनों द्वारा किए गए उत्खननों से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर जॉन मार्शल ने 1924 में भारत में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की और उसमें उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले जॉन मार्शल ही थे। उन्होंने कहा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे अधिकांश स्थल उस समय तक इन्हीं नदियों के किनारे हड़प्पा के स्थल मिले थे। लेकिन साथ में मार्शल ने यह भी कहा कि अगर सिंध के बाहर हड़प्पा के स्थल मिलते हैं तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जाए। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई खोज की। खोज कैसे हुआ? अब इस सभ्यता का विस्तार जो है, एक बड़े क्षेत्र पर यह सभ्यता विस्तृत थे। 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये सभ्यता विस्तृत थी। सबसे उत्तरी स्थल इसका मांडा है, कश्मीर का, और सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र का दहमाबाद। सबसे पश्चिमी स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर है, और
सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। मांडा चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी पर स्थित है। सुतकांगेडोर दाश नदी पर स्थित है और आलमगीरपुर हिंड नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में यह सभ्यता विस्तृत है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता विस्तृत थी। ठीक, अब इस सभ्यता के कौन से स्थल वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं, तो वो आप जानते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ है, फिर भी एक बार आप देख लें। जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं पंजाब से मिले हुए, वो हड़प्पा है, जलीलपुर है, रहमान ढेरी है, डेरा इस्माइल खां है, गुमला है। हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खां, गुमला, ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्थल हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो स्थल हैं उसमें मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, आमरी है, अली मुराद है। भारत के जो स्थल हैं, भारत में हरियाणा के जो स्थल है उसमें राखीगढ़ी है, कुड़ाल है, बनावली है, सिसवल है और मिताथल है। हरियाणा के जो स्थल है इसको लिख लिया जाए। हरियाणा के स्थल लिख इसलिए नहीं रहते कि थोड़ा जल्दी हो जाता। हरियाणा के जो स्थल है उसमें सबसे जो प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी है, बनावली है, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, मिताथल, कुड़ाल, ये सिसवल, ये सब यहाँ के हरियाणा के स्थल है। सिसवल, कुड़ाल, ये सब हरियाणा के स्थल हैं। और पंजाब के स्थल रोपड़, कोटला निहंग खान, संघोल, बाड़ा, ये सब पंजाब के स्थल हैं। रोपड़, संघोल, बाड़ा, कोटला निहंग खान, ये सब पंजाब के स्थल हैं। राजस्थान का स्थल, राजस्थान में पाया गया स्थल में कालीबंगा, बालाथल, ये राजस्थान के प्रमुख स्थल हैं। कालीबंगा, बालाथल राजस्थान के प्रमुख स्थल है। उत्तर प्रदेश के जो स्थल है उसमें आलमगीरपुर है, हुलास है, बड़गांव है, मांडी है और नया एक स्थल जो खोजा गया सुनौली वो है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें आलमगीरपुर, मांडा और मांडी। मांडा जो है वो कश्मीर का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थल है, मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक, हुलास और बड़गांव, तो ये मुजफ्फरनगर में है। हुलास, बड़गांव, सुनौली, तो ये दोनों सहारनपुर में है, और यह बागपत, सुनौली बागपत में है, बागपत जिला में है। और मांडा मुजफ्फरनगर जिला में है, मुजफ्फरनगर जिला में है। ठीक, अब गुजरात के स्थल बच गए। गुजरात से सर्वाधिक स्थल मिले हैं। तो गुजरात के स्थलों को दो भागों में बांटा जाता है, कच्छ के रण में जो स्थल है और खंभात की खाड़ी में जो स्थल है। तो कच्छ के रण में 3 स्थल हैं, धौलावीरा, सूरकोतड़ा और देशलपुर। तो गुजरात के जो स्थल हैं, तो इसमें कच्छ के रण में जो स्थल है उसमें धौलावीरा, सूरकोतड़ा और देशलपुर।
देशलपुर। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में जो स्थल है उसमें लोथल है, रंगपुर है, लोथल, रंगपुर, कुंताशी, कुंताशी, नगेश्वर, नगेश्वर, भोगत्रा, भोगत्रा, ये सारे स्थल खंभात की खाड़ी में है। कच्छ के रण में 3 ही स्थल हैं, धौलावीरा, शूरकोतड़ा, देशलपुर। ठीक। अब इन हड़प्पाई स्थलों में से कुछ को नगर का दर्जा दिया गया है। हड़प्पाई स्थलों में से कुछ को नगर का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले गार्डन चाइल्ड ने नगर की परिभाषा दी थी। तो हड़प्पाई स्थलों में से 7 स्थलों को नगर कहा गया है। तो ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। ये 7 स्थल हैं जिन्हें नगर कहा गया है, नगर का दर्जा दिया गया है। हड़प्पा के कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से हड़प्पा के पहले के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा के बाद के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी वहाँ सभ्यता हड़प्पा के पहले भी थी और हड़प्पा के बाद भी थी। यानी तीनों कालों का साक्ष्य जिन स्थलों से मिलता है उसमें शूरकोतड़ा है, मांडा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है। तो तीनों कालों से संबंधित जो साक्ष्य मिलते हैं जिन स्थलों से, उनमें जो प्रमुख स्थल है उसमें शूरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तीनों कालों के साक्ष्य। तीनों कालों का मतलब प्राक हड़प्पा और तीसरा परवर्ती हड़प्पा। तो इसमें शूरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, शूरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, बनावली, शूरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, बनावली और धौलावीरा। यहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ प्राक हड़प्पा काल के रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा काल के तो रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं, वो तो विशेषता है उनकी। लेकिन क्या प्राक हड़प्पा काल में भी रक्षा प्राचीर कुछ स्थलों पे बनाए गए थे? तो उसमें से कुछ स्थल हैं जिसपे प्राक हड़प्पा काल में रक्षा प्राचीर देखने को मिलते हैं, जिसमें रामांढेरी है, कोट दीजी है, कालीबंगा है, बनावली है। रामांढेरी, कोट दीजी, कालीबंगा, रामांढेरी, कोट दीजी, कालीबंगा और बनावली, जहाँ से प्राक हड़प्पा काल के रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। ये दोनों आज के पाकिस्तान में है। रामांढेरी आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगा राजस्थान का है, बनावली हरियाणा का स्थल है। ठीक। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकांड वहाँ हुआ था, इसके साक्ष्य कुछ स्थलों से मिलते हैं, जिसमें कोट दीजी है, आमरी है, गुमला है, नौशारो है। अग्निकांड के साक्ष्य जहाँ से मिलते हैं, अग्निकांड के साक्ष्य जिन स्थलों से मिलते हैं उसमें कोट दीजी, आमरी, गुमला, नौशारो, इन स्थलों से अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। कोट दीजी, आमरी, गुमला और नौशारो से अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले ग्रिड पद्धति पर नगर नियोजन कहाँ किया गया था? सबसे पहले ग्रिड पद्धति पर नगर नियोजन रामांढेरी में किया गया। सबसे पहले ग्रिड पद्धति
पर नगर नियोजन कहाँ किया गया? रहमान ढेरी में। ठीक, सबसे पहले ग्रिड पद्धति पर नगर नियोजन रहमान ढेरी में किया गया। और उसके बाद पूरे हड़प्पा काल में ये ग्रिड पद्धति दिखती है, जिसे चेस बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि उत्खननकर्ता किस स्थल के कौन है, तो उनको अगर देख लिया जाए, स्थल उत्खननकर्ता और नदी तट, किस नदी तट पर वह स्थल स्थित है। तो हड़प्पा सबसे पहला उत्खनित स्थल है। उत्खनन 1921 में किया गया। सबसे पहले दयाराम साहनी आ गए। दयाराम साहनी के बाद यहाँ वत्स गए, व्हीलर गए, फिर जेड गए। वत्स, व्हीलर और फिर डेल्स, जेड नहीं बल्कि डेल्स गए थे। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर और डेल्स। इन तीन चार नामों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में हम लोग जानेंगे, क्योंकि कभी कभी दयाराम साहनी को ना पूछ के इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक, तो दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन करवाया, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन करवाया, उसके बाद व्हीलर ने उत्खनन करवाया, उसके बाद 1964 में डेल्स ने, जो कि अमेरिका के पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के पुराविद थे, और इन्होंने भी हड़प्पा का उत्खनन 1964 में करवाया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। दूसरा मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले 1922 में राखौल दास बनर्जी ने करवाया। इसके बाद मार्शल, मैके, फिर डेल्स यहाँ 1964 में इन्होंने उत्खनन करवाया था, यहाँ 1963 में, यानी डेल्स पहले मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया। यह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अन्य सभी स्थल जिन नदियों के किनारे हैं उनके बाएं तट पे है। ठीक, फिर इसके बाद चनहुदड़ो का उत्खनन मैके ने करवाया था, और यह जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर है। चनहुदड़ो का उत्खनन मैके ने करवाया। एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की और मैके ने इसका उत्खनन करवाया, और यह सिंधु नदी के तट पर है। अगला स्थल लोथल, SR राव। लोथल का उत्खनन SR राव ने लोथल का उत्खनन करवाया, और यह साबरमती तथा भोगवा नदी के तट पर है। साबरमती प्लस भोगवा नदी के तट पर है। साबरमती और भोगवा नदी के तट पर है। लोथल का उत्खनन SR राव ने करवाया, और यह साबरमती और भोगवा के तट पे है। फिर कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं BK थापड़ ने करवाया। कालीबंगा का उत्खनन बेबी लाल और BK थापड़ ने इसका उत्खनन करवाया, और यह सरस्वती नदी के तट पर है। कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर है। फिर धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने करवाया। और यह धौलावीरा कचकेरन में है। मनहर और मनसेहरा नदियों पर यह स्थल है, और कादिर द्वीप पर है। तो धौलावीरा जो स्थल है, इसका उत्खनन RS बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया, और ये मनहर और मनसेहरा नदी तट पर है, कादिर द्वीप पर।
यह कचकेरन का स्थल है। कचकेरन में 3 ही स्थल है, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देशलपुर। ठीक। फिर अगला जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा जो भारतीय स्थल मिले हैं हड़प्पा के, उसमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। तो ये स्थल महत्वपूर्ण हो जाता है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, इसका भी उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने ही करवाया। राखीगढ़ी का भी उत्खनन राखीगढ़ी का उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने करवाया और इसकी खोज सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने की और इसका उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने करवाया। अमरेंद्र नाथ ने करवाया, सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और यह जो है सरस्वती नदी के तट पर है। यह भी सरस्वती नदी के तट पर है। बनावली, बनावली का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने करवाया। आर.एस. बिष्ट ने बनावली का, धौलावीरा का भी उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने ही करवाया था और बनावली का भी उत्खनन आर.एस. बिष्ट द्वारा ही करवाया गया। और यह रंगोई नदी के तट पर है। यह रंगोई नदी तट पर है। ठीक। फिर अगला जो स्थल है वो है कुणाल। कुणाल को जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट ने कुणाल का उत्खनन करवाया था। जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट द्वारा कुणाल का उत्खनन करवाया गया था। और यह स्थल, यह भी कुणाल भी सरस्वती नदी के किनारे ही है। तो जेपी जोशी, कुणाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। जेपी जोशी और बिष्ट, यह भी सरस्वती नदी के किनारे ही है। फिर रंगपुर, रंगपुर गुजरात का एक स्थल है। रंगपुर, जिसका उत्खनन एस.आर. राव ने करवाया था। एस.आर. राव ने इसका उत्खनन करवाया और यह जो है मादर नदी तट पर है। मादर नदी तट पर रंगपुर है। फिर रोपण, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहला स्थल है जिसका उत्खनन करवाया गया था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया और भारत सेवक समाज, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया और इसे बीबी लाल ने खोजा था 1950 में। बीबी लाल ने, यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया और इसे खोजा था बीबी लाल ने। तो ये पूछा जा सकता है किसने खोजा और कब खोजा। 1950 में खोजा था बीबी लाल ने। रोपण को 1950 में खोजा गया था बीबी लाल द्वारा और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। सतलुज नदी के तट पर है। सतलुज नदी के तट पर रोपण नामक स्थल है। फिर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाया। आलमगीरपुर का उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाया और भारत सेवक समाज द्वारा यह खोजा गया स्थल है। हिंडन नदी के तट पर है। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी जो स्थल है, आलमगीरपुर, इसका उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाया। भारत सेवक समाज द्वारा ये खोजा गया था और हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। फिर सुतकांगेडोर जो कि दास नदी के तट पर है, सबसे पश्चिमी स्थल है और इसका उत्खनन जो है आर.एल. स्टाइन ने करवाया था। सुतकांगेडोर, इसका उत्खनन स्टाइन ने करवाया और यह दास नदी के तट पर है। सुतकाको, यह भी दक्षिणी बलूचिस्तान का स्थल है। इसका भी उत्खनन स्टाइन ने ही करवाया। यह जो है शादी कौर नदी के तट पर है। शादी कौर नदी तट पर है। 2 स्थल विस्तार में तो हम लोगों ने देखा ही। 2 स्थल अफगानिस्तान के भी मिले हैं हड़प्पा के, जिसमें सुर्तघई और मुंडी गाग जो स्थल है वो अफगानिस्तान के है, वो हड़प्पाई स्थल है।
अफगानिस्तान के जो स्थल, अफगानिस्तान के स्थल की अगर बात होगी, अफगानिस्तान के स्थल जो हड़प्पाई स्थल है उसमें सुर्तगाई और मुंडीगाक। सुर्तगाई और इसी सुर्तगाई में जैसे कि कालीबंगा में खेत जुताई के साक्ष्य मिलते हैं, वैसे सुर्तगाई में भी खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये तो हड़प्पा से संबंधित कुछ उत्खननकर्ता थे जिन्हें हमें याद होना ही होना चाहिए। फिर हड़प्पा का जो नगर नियोजन है, तो नगर नियोजन हड़प्पा का, थोड़ा सा नगर नियोजन को भी देख लिया जाए। नगर नियोजन में पूर्वी टीला जिसे निचला नगर कहा जा रहा है, निचला नगर, और पश्चिमी टीला जिसमें दुर्ग या किला था, दुर्ग भाग था, किला था, पूरी चार दीवारी है, रक्षा प्राचीर है। यह थोड़ा सा ऊंचाई पर है, यह थोड़ा नीचे है। यह सामान्य पैटर्न है। और नगरों का जो विन्यास है, नगरों का जो नियोजन है, वह चेसबोर्ड या ग्रिड पद्धति पर किया गया है, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। इस पद्धति से इन नगरों का नियोजन किया गया है। अब कुछ जो अपवाद है नगरों के संदर्भ में जो अपवाद है, वही अपवाद पूछे जाते हैं। दुर्ग भाग अधिकांश नगरों में सामान्य जो पैटर्न है उसमें पश्चिम दिशा में होगा, लेकिन लोथल में यह दक्षिण पूर्व दिशा में है। दुर्ग भाग लोथल में दक्षिण पूर्व दिशा में है, और धौलावीरा में यह दक्षिण दिशा में है। धौलावीरा में यह दक्षिण दिशा में है और लोथल में दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह जो नगर बसाया गया है, प्राकृतिक चट्टान पर बसा हुआ एक ही नगर है। हड़प्पा का एक ही स्थल है, सुतकांगेंडोर, जो कि प्राकृतिक चट्टान पर बसा हुआ है। इन नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुतकांगेंडोर, ये चारों एक ही पैटर्न के दिखते हैं, लेकिन कालीबंगा में थोड़ी सी भिन्नता है। हालांकि अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी नई खोज यही कहती है कि इन दोनों क्षेत्रों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी। ठीक, अब ये जो रक्षा प्राचीर है, किलेबंदी है, इसके साक्ष्य चनहुदड़ो और अल्लाहदीनों में नहीं है। यानी चनहुदड़ो और अल्लाहदीनों में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है, वहां किलेबंदी नहीं की गई थी। बनावली में किलेबंदी भी की गई है, रक्षा प्राचीर भी है, और इसके चारों ओर खाई भी खोदी गई है। तो खाई खोदने का जो साक्ष्य है वो बनावली से है। चनहुदड़ो और अल्लाहदीनों में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है। और यहाँ तक कि जो लोथल और सुड़कोतरा के जो नगर हैं, उसमें ये दो अलग अलग टीले नहीं मिलते हैं। लोथल और सुड़कोतरा में दो अलग अलग टीले नहीं हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से सब घिरे हुए हैं, एक ही तरह से है। कालीबंगा, अच्छा, ये नगर तो दो भाग में बटे हुए हैं। एक नगर ऐसा है जो 3 भाग में बटा हुआ है, वो है धौलावीरा। निचला नगर, दुर्ग भाग, और बीच में एक मध्यम नगर भी है। कालीबंगा में क्या है कि कालीबंगा का जो पश्चिमी जो दुर्ग भाग है, यह 2 भाग में बटा हुआ है। एक सड़क जो है पूरब से पश्चिम की ओर गई है, जो इसको, एक दीवार पूरब से पश्चिम है, जो इसको उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। इसी दक्षिणी भाग में जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो ईंट के चबूतरे मिले हैं, वो उसी कालीबंगा के उसी दक्षिणी भाग में मिले हैं। ठीक, अब भवनों का निर्माण जो किया गया है, उसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग लोथल, रंगपुर और कालीबंगा, इन स्थानों पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जिसमें सर्वाधिक कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा के जो घर बने हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन जो फर्श बने हैं वो पक्की ईंटों के बने हैं। जो घर बने हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं, जो फर्श बने हैं वो पक्की ईंटों के बने हैं कालीबंगा में। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हैं, इसीलिए उसे गरीबों का नगर भी कहा जाता है। जो ईंटें हैं, बकराकार ईंटें चनहुदड़ों से मिली हैं। ईंटों का जो आकार है वो 4:2:1 है, यानी 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये सामान्य आकार है। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 4:2:1 है।
28-14-7 सेंटीमीटर का अनुपात है। तो अधिकांश जो ईंटें हैं इसी आकार की हैं, इससे कुछ बड़ी भी मिली हैं। वक्राकार ईंटें जहाँ से मिली हैं वो है चनहुदड़ो। अलंकृत ईंटें, फर्श में जो अलंकृत ईंटें लगाई गई हैं वो कालीबंगा से मिली हैं। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिली हैं। जो नालियां बनी हैं, तो नालियों में भी आप देखेंगे कि अच्छा, घर बनाने में पत्थर की चिनाई का साक्ष्य, पत्थर की चिनाई का साक्ष्य सुरकोतड़ा से मिलता है। पत्थर प्राकृतिक चट्टान पर यह नगर स्थित है, वो है स्थल सूतकांगेडोर। पत्थर की चिनाई का साक्ष्य मिला है सुरकोतड़ा से। और धौलावीरा से ईंट के साथ जो तक्षित प्रस्तर है, उन विशेषकर बलुआ पत्थर का प्रयोग ईंट के साथ किया गया है धौलावीरा में। नालियां जो है, तो नालियों में हम लोगों ने पहले भी नालियों के विषय में देखा था कि नालियां जिसमें लकड़ी की नाली लोथल से मिली है, लकड़ी की नाली आपके कालीबंगा से मिली है, पक्की मिट्टी की नाली चनहुदड़ो से मिली है, और सीढ़ीदार नाली लोथल से मिली है। सीढ़ीदार नाली कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। तो ये कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। तो ऐसे ही हम लोग इतिहास को रिवाइज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा प्रसारित कीजिए, अपने मित्रों तक तो पहुंचाइए ही। धन्यवाद।